कक्षा 12 वही बाधा ये आपकी पहली इकाई जैसा कि जो पुस्तक में दर्शाई गई है उसके आधार पर पढ़ाई चल रही है। कल बदलाया गया था और वीडियो भेजे गए थे। अलाभकारी संस्थाओं का लेखांकन। लाभकारी संस्थाएं क्या हैं, पेशेवर व्यक्ति कौन है, क्यों कौन से खाते बनाती हैं, क्यों बनाना अनिवार्य है, आपको बताया गया था। और अलाभकारी संस्थाएं या पेशेवर व्यक्ति, गैर व्यापारिक संस्थाएं जिनकी स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, वो संस्थाएं रोकड़ पद्धति अपनाती हैं। बही खाता रखने की जो 4 पद्धतियां हैं, दोहरा लेखा प्रणाली, लाभकारी संस्थाएं, इकहरा लेखा प्रणाली, लाभकारी संस्थाएं, रोकड़ प्रणाली, अलाभकारी संस्थाएं अपनाती हैं। कल आपको बताया गया था रोकड़ पद्धति अपनाने के कारण अलाभकारी संस्थाएं रोकड़ पद्धति अपनाती हैं, उसके कारण क्या है, उसके लाभ क्या हैं, ये सब कहानी का बताई गई थी। ये भी बताया गया था अलाभकारी या गैर व्यापारिक संस्थाएं जो अपना लेखांकन कार्य करती हैं, जो खाते बनाती हैं, मैं बताया था कल ही, फिर से सुन लीजिए। वो बनाती हैं प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता, लाभ और चिट्ठा। प्राप्त भुगतान खाता, प्राप्त भुगतान खाते से आय व्यय खाता, उसके बाद बनाते हैं चिट्ठा। इसमें जनरल एंट्री नहीं होती, दोहरा लेखा प्रणाली का पालन नहीं है। रोकड़ पद्धति एक अलग से पद्धति है अलाभकारी संस्थाओं के लिए। तो सबसे पहला जो खाता बनता है प्राप्त भुगतान खाता बनता है। ये रोकड़ बही का क्या है, रोकड़ बही सभी बनाते हैं। रोकड़ बही का सारांश होता है और रोकड़ बही में भी रोकड़ी आय व्यय का लेखा किया जाता है, कितनी आय कितनी गई, ऐसे में भी रोकड़ी लेंगे। लेकिन इसके बाद भी प्राप्त भुगतान खाते और रोकड़ बही में अंतर है, उस अंतर को आपको समझना है। इसके बाद आपको बताया जाएगा प्राप्त भुगतान खाता बनाते समय जो अलाभकारी संस्थाएं हैं या पेशेवर व्यक्ति हैं वो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्या प्रारूप है, इसके बाद बताया जाएगा। पहले इसको समझिए। रोकड़ बही, रोकड़ खाते में रोकड़ बही तथा प्राप्त भुगतान खाते में अंतर। लेखा का समय जो प्रविष्टियां की जाती हैं रोकड़ बही में दैनिक की जाती हैं, प्रत्येक दिन की जाती हैं। जब और उसमें दैनिक लेखा प्राप्त भुगतान खाते में प्रत्येक दिन के लेन देन का लेखा नहीं होता। रोकड़ बही जब प्रत्येक दिन लिखते हैं तो प्रत्येक दिन की तिथि लिखी जाती है और उसमें तिथि एक बार लिखी जाती है। जिस दिन बनाते हैं वो अंतिम दिन बनती है, अंतिम खाते कहलाती है। आय व्यय खाता, प्राप्त भुगतान खाता, शिक्षा वर्ष के अंतिम दिन अक्सर बनते हैं। तो एक तरह से हो गया कि रोकड़ बही दैनिक लिखी जाती है, रोकड़ी लेन देन रोकड़ बही में दैनिक लिखते हैं, लेकिन तो उसमें तिथि रोज लिखी जाती है। बनाई जाने वाली मतलब रोकड़ बही कौन बनाता है, प्राप्त भुगतान खाता कौन बनाता है। तो अभी तो पढ़ ही रहे हैं लाभकारी संस्थाओं का लेखांकन। तो जो लाभकारी संस्थाएं हैं रोकड़ बही अपनाती हैं।
बनाती हैं और अलाभकारी संस्थाएं प्राप्त भुगतान खाता बनाती हैं। ये है शेष निकालना। रोकड़ बही का शेष प्रत्येक दिन निकाला जाता है। रोकड़ बही का शेष प्रत्येक दिन निकालते हैं, लेकिन आपका प्राप्त भुगतान खाते का शेष वर्ष के अंतिम दिन निकलता है। प्रत्येक दिन निकाला जाता है। रोकड़ बही का शेष प्रत्येक दिन निकालते हैं और प्राप्त भुगतान खाते का शेष वर्ष के अंतिम दिन। शीर्षक लिखना। रोकड़ बही जब बनाते हैं तो ऊपर शीर्षक नहीं लिखा जाता है, संस्था का नाम, तिथि का कलमा अलग रहता है। लेकिन प्राप्त भुगतान खाता जब बनाते हैं तो ऊपर शीर्षक लिखना अनिवार्य है। संस्था का नाम लिखना, फिर खाते का नाम लिखना, फिर डेट लिखना, 3 स्टेप में चलता है। और रोकड़ बही में ऊपर शीर्षक नहीं लिखा जाता है। 1 2 4 5 अंतर है। अब चलेगा प्राप्त भुगतान खाता बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, या प्राप्त भुगतान खाता बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें ये आज पहले मौखिक बताइए, आज लिख के बता रहे हैं। जो वीडियो रिलीज होते हैं थोड़ा देखिए, भले इधर उधर अपना अध्ययन कर रहे हैं। ये वीडियो भी जरूरी है, एक तरह से विद्यालय कार्य है, इसको भी ध्यान दीजिए। इसको अवॉइड न करिए। ज़्यादा पढ़ लेंगे तो अजीब न हो जाएगा। पढ़ाई जितना करेंगे उतना फायदा, नहीं ऐसे में आपका नुकसान होगा। ये भी पढ़िए, उधर पढ़िए, पढ़ते रहेंगे। ये है क्या क्या सावधानी बरतेंगे, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात है इसमें, पहली बात शीर्षक लिखना। प्रारंभ, प्रगति, भुगतान,
होते हैं। प्राप्त भुगतान खाता बनाते समय ध्यान देने की बातों में 10 बातें हैं, इनका ध्यान रखिए। गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन प्रारंभ हो चुका है। इसकी प्राप्त भुगतान खाता बनाते समय ध्यान देने की बातें, सबसे पहले क्या है, कोई भी खाता बनाते हैं शीर्षक लिखते हैं। शीर्षक के बिना क्या बना रहे हैं, कौन सा खाता बना रहे हैं, उसकी पहचान नहीं हो पाती। एक तरह से वो खाते की पगड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? पगड़ी। शीर्षक लिखते समय प्राप्त भुगतान खाते सबसे पहले जो भी संस्था है, जो भी क्लब है, उसका नाम लिखना चाहिए। इसके बाद खाते का नाम, जैसे लायंस क्लब का प्राप्त भुगतान खाता 31 मार्च 2018 को तैयार करना, तो ऊपर लिखेंगे लायंस क्लब, फिर दूसरी लाइन में आएगा प्राप्त भुगतान खाता। इसके बाद आएगी डेट, इसके बाद क्या आ जाएगी? डेट। ये वर्ष के अंतिम दिन बनता है, तो डेट में तो संस्था का नाम लिखते हैं, यहाँ जो भी है, यहाँ ये कहला गया संस्था का नाम जो है। इसके बाद आ गया ये क्या? प्राप्ति भुगतान खाता। ऐसे लिखना, ये छोटे से फिर ये बड़ा एरिया हो गया। अब फिर यहाँ डेट आएगी 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का ऐसा। इसी बैंक पेमेंट अमाउंट और RBI 31 मार्च 2018। ये हो गया शीर्षक में संस्था का नाम। पहले स्टेप में, फिर दूसरे में और तीसरे में सीढ़ी बनती है। ये गए यहाँ आएंगे ऐसे, फिर ऐसे ही नहीं कि अब 20 सवाल के 20 आ गया शीर्षक। इसका क्या है अपना, इसका रेखी प्रदर्शन कर लिए। डेबिट पक्ष हो गया, क्रेडिट का बाएं में हो गया, डेबिट दाएं में हो गया क्रेडिट पक्ष। जो लिखने की शुरुआत होती है, कुछ रोकड़ भाई का सारांश है, कुछ ना कुछ रोकड़ बचे रहेगी। और जैसा कि नियम जानते हैं, न जानते उनके न जाने, क्योंकि बारहवीं की विद्यार्थी रोकड़ वही का शेष हमेशा डेबिट होता है, कभी क्रेडिट नहीं हो सकता। तो इसकी जो शुरुआत है रोकड़ शेष से होती है, कुछ ना कुछ रोकड़ शेष रहेगी प्राप्तियों पक्ष तरफ की बैलेंस ड्यूटी करते हैं। आपको इसके बाद समझना है तो जो इसकी प्रकृति होती है, प्राप्त भुगतान खाते की प्रकृति जो होती है वह वस्तुगत खाते की होती है। क्योंकि आगे खाता एक आएगा, दोनों में कभी कभी अंतर आ जाता है। इसके बाद क्या आय व्यय खाता बनेगा, आय व्यय खाते प्राप्त भुगतान खाते में क्या अंतर है? तो हर खाते की प्रकृति होती है, जितने भी खाते हैं। लेकिन प्राप्त भुगतान खाते की वस्तुगत खाते की प्रगति होती है। रियल अकाउंट की वस्तुगत खाते का मतलब जो वस्तु संपत्ति आए डेबिट, जो वस्तु संपत्ति जाए क्रेडिट, ये प्रगति होती है। इसीलिए अब प्रकट के आधार पर देखो प्राप्ति भुगतान आ गया। जो इसकी प्रकट होती है वस्तुगत खाते की होती है। वस्तुगत खाते के क्या नियम है? जो वस्तु आएगी डेबिट, जो वस्तु जाएगी उसे क्रेडिट। ये देखिए प्राप्तियां, सभी प्राप्तियां कैसे भी हों उन्हें डेबिट में करते हैं। ऐसे भी कुछ भी हो, पूंजीगत हो, आगम हो, संपत्ति खरीदो, माल की खरीदी तो होती नहीं है। चंदा मिलता है,
कहीं गत वर्ष का मिल गया, कहीं आगामी वर्ष का मिल गया, वर्तमान वर्ष कुछ भी मिले और कोई भी भुगतान हो, प्राप्तियां चाहे आगमगत हो चाहे, अब इसमें आगे आएगा सभी प्राप्तियां क्रेडिट, सभी भुगतान क्रेडिट। अच्छा, अब आ गया कौन सी प्राप्तियां कौन से भुगतान, क्या 7वें नंबर में पूंजीगत आय लिए जाते हैं। पूंजीगत पहले आ गया, पूंजीगत आय तथा व्यय लिए जाते हैं। अब कहेंगे पूंजीगत आय पूंजीगत व्यय क्या है? किसी संपत्ति की बेचने से जो आय आ रही है वो कहलाती है पूंजीगत आय, उसको भी प्राप्ति में देखेंगे। अब पूंजीगत व्यय क्या कहलाता है? व्यय है तो भुगतान में पैसा जाएगा, किसी संपत्ति को बेचने से जो पैसा मिल रहा है, जो रोकड़ प्राप्त हो रही है, वो कहला जाएगा पूंजीगत व्यय। किसी संपत्ति को बेचने से, थोड़ा सा सुनिए, इसमें सुधार करिए, मेरे से गलती हो गई। पूंजीगत आय कहलाती है और जिसको लिखा जाता है प्राप्तियों में, डेबिट में, कोई पुरानी संपत्ति है उसको बेचे दे रहे हैं, उससे जो रकम प्राप्त हुई वो पूंजीगत आय कहलाएगी। उससे प्राप्त भुगतान खाते के डेबिट में देते हैं। अब कोई संपत्ति खरीद रहे हैं तो क्या है? व्यय होगा, बोम भवन मशीनरी फर्नीचर कुछ भी देंगे तो पूंजीगत व्यय कहाँ चला जाएगा? भुगतान। इसी प्रकार आगमगत आय, आगमगत व्यय दोनों लिए जाते हैं। आगमगत क्या होंगे? जो प्रत्येक वर्ष प्राप्त होते हैं, आवर्तक प्रवृत्ति के होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आगमगत। प्रत्येक वर्ष चंदा मिलना है, प्रवेश शुल्क मिलनी है संस्थाओं को, जो लगातार प्रत्येक वर्ष मिले वो कहलाती है आगमगत आय। और जिसे कहाँ आगमगत आय तो वहां लिखते हैं प्राप्तियों में। और आगमगत व्ययों को प्रत्येक वर्ष जो खर्च होंगे, होना है, वेतन देना है, बिजली बिल देना है, समाचार पत्रों का देना है, आगमन व्यय देना है, ये है। तो माने पूंजीगत आगमगत में आय और व्यय में अंतर नहीं लिया जाता है। पूंजीगत आय आ रही तो उसको लेंगे, आगमगत आ रही तो उसको लेंगे। अब पूंजीगत व्यय हो रहा है, आगमगत व्यय हो रहा है सब, तो उसको कहाँ ले लेंगे? अब पूंजीगत आगमगत का बता दिया गया है, फिर से सुन लीजिए। जो स्थायी संपत्तियों में व्यय होता है, भूमि भवन मशीनरी और किसी ऐसे संपत्ति में, वो कहलाता पूंजीगत व्यय। आ रही बात समझ में? और कुछ मदों का लेखा नहीं करते हैं और खातों में करते हैं, लेकिन इसमें कुछ मदों का लेखा नहीं करते हैं। जैसे अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, उनका लेखा इसमें नहीं किया। वास्तव में जो होता है उसका लेखा किया जाता है। अच्छा, फिर समायोजन का लेखा नहीं। समायोजन आपके ह्रास कहलाते हैं, डिप्रिसिएशन, उसका लेखा इसमें नहीं होता है। डूबत का लेखा नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद पूरी लिखा पढ़ी हो गई। अब निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष इसका जो निकलता है वो रोकड़ शेष कहलाता है, लेकिन इसका विशेष प्राप्त भुगतान खाते का शेष, जैसे रोकड़ बही का शेष हमेशा डेबिट होता है, माने प्राप्ति अधिक रहेगी और भुगतान कम रहेगा। ये बही भागने का नियम है। तो निष्कर्ष निकलेगा कुछ न कुछ रोकड़ बचेगी और उसी रोकड़ को, जो रोकड़ बच रही है, माने प्राप्ति अधिक हो रही है, अब एक अंतर ले लेंगे, प्राप्तियां कितनी है, भुगतान कितने हुए, बचा कितना, वही जो रोकड़ बचती है
जब यह अगली स्टेप आएगा, इसके बाद तो आज खाता बनेगा। फिर वही चिट्ठे में, आर्थिक चिट्ठे में, बैलेंस शीट में जो कैश काम करती है कि कैसा है। अच्छा, एक बात और है, प्राप्त भुगतान खाते से आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट तैयार नहीं की जाती। ये क्या है, शुरू का है। इसके बाद क्या है, आय व्यय खाता बनेगा। आय व्यय खाते के बाद चिट्ठा बनता है। अब प्राप्त भुगतान खाते से आप आय व्यय खाता बना सकते हैं और प्राप्त भुगतान खाते से आय व्यय खाता बनेगा। आय व्यय खाते से क्या है, चिट्ठा बनता है। आय व्यय खाते से चिट्ठा बनेगा। तो इसका जो प्रारूप है वो अगले उसमें बताया जाएगा। इसको ध्यान से पढ़िए थोड़ा। ये कक्षा 12 में है, जो विद्यार्थी कक्षा 11 में भी थोड़ा दिया गया है इसके बारे में। अब इसकी क्या है, पाई पाई जो भी थ्योरी बन रही है, एक एक चीज का गहराई से आपको अध्ययन करना है। वीडियो जरूर देखिए बच्चों, उससे बड़ा फायदा होगा। पढ़ाई में विविधता आती है। कुछ आप पुस्तकों से पढ़िए, कुछ घर में पढ़िए, इसको पढ़िए जरूर। अब अगला जो है अगले एपिसोड में चलेगा।